कुछ दिन पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर थिएटर्स में दोबारा रिलीज हुई थी। लगता है इंडियन ऑडियंस से ज्यादा इजराइल और ईरान के लोगों ने ये मूवी देख ली है। जिस तरह इन दोनों कंट्रीज ने पूरे वेस्ट एशिया को धुआं कर रखा है, वी आर श्योर इंस्पिरेशन वहीं से आया है। अच्छा है, अनुराग कश्यप से अब इंडिया में तो कोई इंस्पायर होता नहीं, इंडिया के बाहर वो अब भी रेलेवेंट है। आयरनी देखिए, 2 अक्टूबर के दिन जब पूरा वर्ल्ड अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, उसी दिन ईरान ने इजराइल पर वैसे ही हमला कर दिया जैसे फैजल खान ने रामाधीर सिंह के घर पे किया। अब इतना वायलेंस देखकर बापू के फॉलोअर्स रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? वैसे कभी कभी वायलेंस जरूरी भी होता है। अब महिषासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा को हथियार उठाना ही पड़ा था और उन्हीं की पूजा इस वीक हो रही है, इसलिए बोलिए जय माता दी। जैसे नवरात्रि शुरू हो चुकी है, वही फेस्टिवल जिसमें हम 9 दिन के लिए मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगाते और फास्ट के नाम पर नॉर्मल डेज से भी ज्यादा खाते हैं। फ्रूट चाट, नवरात्रे वाले चिप्स, कुट्टू के आटे की कचौड़ी, साबूदाना की खिचड़ी। अब इससे पहले ये सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाए, हम शुरू करते हैं इस वीक का द सैटरडे शो। अपने देश में दिवाली आने में अभी 1 महीना बचा है, पर मिडिल ईस्ट में आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी है। ये कोई आम आतिशबाजी नहीं थी। ईरान ने इजराइल के ऊपर एक साथ 200 मिसाइल से हमला कर दिया। हालांकि ईरान और इजराइल में मिसाइल के नंबर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। इजराइल कह रहा है कि उस पर 200 मिसाइल दागी गई है और ईरान कह रहा है कि हमने तो 400 मारी थी। अब इनको तो ये भी नहीं कह सकते कि एक साथ बैठकर ये मामला सुलझा ले। ईरान इजराइल को मुंह चिढ़ा रहा है कि हमने आयरन डोम को डिच करके अपने मिसाइल गिरा दिए, जबकि इजराइल कह रहा है कि आयरन डोम ने अपना काम किया है। लेकिन इजराइल पर हमले का वीडियो देखकर लग रहा है कि आयरन डोम ने कुछ ऐसा काम किया। वैसे आपको याद होगा कि ये चेन रिएक्शन शुरू हुए 1 साल हो चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में फिलिस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। बदले में इजराइल ने गाजा पर अटैक किया। उधर से लेबनान के ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया, तो इजराइल ने लेबनान पर अटैक करके हिजबुल्लाह के चीफ को ही खत्म कर दिया। और इन सब मार काट के बीच यूनाइटेड नेशन ऐसे बैठ के तमाशा देख रही थी। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन ने वॉर रुकवाने की कोशिश नहीं की, उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कुछ ऐसी थी। यूएन के इस खतरनाक धमकी के बाद ये साफ हो गया है कि दुनिया में दूसरी सबसे यूजलेस चीज यूएन ही है। पहली अभी भी एग्जिट पोल्स है। इधर इंडिया में सोशल मीडिया पर पहले तो लोग इजराइल ईरान वॉर को बॉलीवुड एक्शन मूवी की तरह एंजॉय कर रहे थे, बट जब वॉर के कारण शेयर मार्केट क्रैश हो गया और सबको भारी नुकसान हो गया तो सब कह रहे थे बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मूविंग ऑन, इट्स टाइम फॉर आवर न्यू सेगमेंट बात का बतंगड़। हमारे इस सेगमेंट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत ने इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया और 2 अक्टूबर को ऐसी बात कर दी जिसका बतंगड़ बन गया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दी कि देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं। इनका इशारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी पर था। इस पर कांग्रेस ने तो कंगना को आड़े हाथ लिया, पर उनकी ही पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर ने भी उन्हें खड़ी खोटी सुना दी। महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती उत्ते सांसद कंगना रनौत उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, मैं उसकी पुरजोर निखेधी करना है कि सांसद कंगना रनौत ने, मैं तो कहांगा कि अपने हले छोटे जे राजनीतिक कैरियर दे विच विवादित बयान देने दे आदी हो चुके हैं। इतनी बेइज्जती तो कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में नहीं सही होगी जितना उन्हें पॉलिटिक्स में सहना पड़ रहा है। जैसा बिहेवियर कंगना के साथ उनकी ही पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसके बाद तो उन्हें करण जौहर और ऋतिक रोशन अच्छे लगने लगे होंगे। मूविंग ऑन, उधर राहुल गांधी ने हरियाणा की एक दुकान से जलेबी खाने के बाद ये कह दिया कि ये जलेबी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होना चाहिए, कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। बताइए, जलेबी की फैक्ट्री और उसका एक्सपोर्ट। राहुल बाबा को कौन समझाए कि जलेबी गर्मा गर्म और फटाफट खानी चाहिए? एक्सपर्ट होते होते तो जलेबी बासी हो जाएगी। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? इधर बिहार में एक्स पॉलिटिकल एनालिस्ट और उभरते हुए पॉलिटिशियन प्रशांत किशोर की बात का पतंगर बन गया। उन्होंने अपनी जन स्वराज पार्टी लॉन्च कर दी और इस मौके पर पटना में बड़ी रैली की। प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च इवेंट पे बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन बिहार के लोग जिन्हें पहले से ही केजरीवाल का एक्सपीरियंस है, वो प्रशांत किशोर को देखकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगे। मैं
ये खेल पहले खेल चुका हूँ। हालांकि दिल्ली की तरफ बिहार के बेवड़ों को भी प्रशांत किशोर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं, क्योंकि केजरीवाल और प्रशांत किशोर में ये सिमिलरिटी है कि वो बाकी पब्लिक को भले भूल जाए, शराबियों को कभी नहीं भूलते। अरे 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा। प्रशांत किशोर ने बिहार से शराब बंदी हटाने की बात कर दी है, और भले अभी उनकी सरकार नहीं बनी हो, लेकिन शराबियों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब बिहार की पॉलिटिक्स अब किस करवट बैठेगी ये अब वहां के शराबी तय करेंगे। इसलिए किसी महान आदमी ने कहा है, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन, हम चलते अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फन लाइनर्स। हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले रेप के मामले में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 20 दिन की पैरोल दे दी गई। जितनी बार राम रहीम जेल से बाहर आए हैं, उसे देख के लगता है कि अब उन्हें जेल की चाबी दे देनी चाहिए। भाई जब मर्जी आ, जब मर्जी जा, जुडिशियल प्रोसेस में पढ़ना ही क्यों? कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग सही कहते हैं कि चाहे जितना बड़ा क्रिमिनल हो, अगर पैसा और पॉलिटिकल पावर है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर राम रहीम को पैरोल पर पैरोल मिल रहे हैं, और उधर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली में प्रोटेस्ट करने से पहले ही डिटेन कर लिया गया। जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। इस स्टोरी से ये तो पता चलता है कि फुनसुक वांगडू फिल्मों में भले ही सेफ हो, असली दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं है। यहाँ असली मजे चतुर रामलिंगम ही लेते हैं। हालांकि 36 घंटे डिटेन रखने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में उनका प्रोटेस्ट आसान नहीं होगा और उन्हें इतना सपोर्ट भी नहीं मिलेगा जितना राम रहीम को मिल रहा है। वैसे अजीब बात है, लद्दाख का क्लाइमेट सेव करने की डिमांड लेकर वांगचुक दिल्ली आए हैं, जहाँ पॉल्यूशन से वैसे ही क्लाइमेट खराब है। Moving on, इस बार फिल्म इंडस्ट्री में सबसे प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। बहुत लोगों ने कहा है कि यह अवार्ड मिथुन को सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए, तभी उन्हें पहले पद्म भूषण दिया गया और अब दादा साहब फाल्के अवार्ड। पर ऐसे लोगों को हम यही कहेंगे कि 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर के बारे में ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है। कोई शक? वैसे मिथुन के फैंस इस डिसीजन से बहुत खुश हैं और मिथुन दा के आइकॉनिक सीन्स को याद कर रहे हैं। पर मिथुन दा के लिए जितनी खुशी हो रही है, उतना ही दुख गोविंदा के लिए हो रहा है। जिस दिन मिथुन को अवार्ड अनाउंस हुआ, उसके अगले ही दिन न्यूज है कि गोविंदा सवेरे 5 बजे उठकर अपनी पिस्टल साफ कर रहे थे, जिससे गलती से गोली चल गई और उनके पैर में लग गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और गोली निकाल दी गई। पर सवाल है कि इतनी सुबह सुबह गोविंदा को पिस्टल साफ करने की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें भी इजराइल ईरान वॉर में पार्टिसिपेट करना था? बहुत लोगों ने यह भी कहा कि भगवान किसी को इतना बेरोजगार ना करे कि सुबह 5 बजे पिस्टल साफ करनी पड़े। शायद ये 2 चीजें गोविंदा का साथ नहीं दे रहे। अब लास्ट में एक इंटरनेशनल खबर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से। वहां एक फ्लाइट उड़ी तो पेशावर के लिए थी, लेकिन पायलट ने गलती से उसे कराची में लैंड करा दिया। इस पायलट से लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतनी हाई क्वालिटी का माल कहां मिलता है? हमारे मुल्क में तो ये मिलता ही नहीं। इस पायलट से ज्यादा जिम्मेदार तो हमारे नोएडा में ई रिक्शा वाले होते हैं। अगर पाकिस्तान चाहे तो यहाँ से कुछ ई रिक्शा पायलट को इंपोर्ट कर सकता है। हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ज्यादा होता है। That's all for now. If you like this video, share it with friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak।